हाँ भाई, वेरी 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 गुड आफ्टरनून। जल्दी से अगला पार्ट स्टार्ट कर लेते हैं रिवीजन क्लास का, और चैप्टर का नाम है अकाउंट्स एंड ऑडिट। अब जल्दी से आपको पेज बाय पेज पूरा दिखाऊंगा, एक एक चीज समझाऊंगा। वापस से देखो, दो पार्ट के अंदर ये चैप्टर आता है। पहले में आती है अकाउंट्स और दूसरे में आती है ऑडिट। सर ये क्या वो वाली अकाउंट्स है जो हम अकाउंट्स में पढ़ते हैं? नहीं, अकाउंट्स में आपने इसकी अकाउंटिंग पढ़ी है। यहाँ पे इसका लॉ रिलेटेड कंटेंट है, अकाउंट्स कैसे बनेंगे, कितने दिन में कहाँ फाइल करने, साइन कौन करेगा, वेरीफाई कौन करेगा, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या शामिल होगा क्या शामिल नहीं होगा, ये बेसिक बेसिक बातें यहाँ लिखी हुई है। बुक्स ऑफ अकाउंट्स अगर हमने बनाए तो रखे कहाँ पे जाएंगे? अगर रजिस्टर्ड ऑफिस पे हैं तो क्या कहीं और भी रखे जा सकते हैं? यानी हाँ, रखे जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आपको रिजोल्यूशन पास करना है बोर्ड वाला और आरओसी को इंटीमेट करना है। ये बेसिक पार्ट तो अकाउंट्स में आता है। ये जो ऑडिट है ये रिलेट कहां से होती है? कंपनी ऑडिट। कंपनी ऑडिट मतलब जो कौन करता है? सीए। फिर एंड में यहाँ पे नाम आते हैं इंटरनल ऑडिट, कॉस्ट ऑडिट, ये सारे नाम भी आपको मिलेंगे, बट टेक्निकली ऑडिट कौन सी वाली है? कंपनी ऑडिट। इस चैप्टर के यहाँ का यूज क्या है? आप जैसे ही फाइनल में होगे ना, फाइनल में एक पेपर है ड्यू डिलिजेंस। ड्यू डिलिजेंस के पार्ट बी में पूरी ऑडिट रिलेटेड ही बातें दे रखी है, और वो ऑडिट रिलेटेड बातें ऑलमोस्ट सारी किसके ऊपर बेस्ड है? कंपनी ऑडिट पे। तो फाइनल में भी 60 मार्क्स का पार्ट है, उसका बेस है। और यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट कह सकते हो सवाल बनते हैं, कभी कभी 7 कभी 8 नंबर में। ऐसे अटेम्प्ट भी है जून 2021 या पता नहीं जो भी अटेम्प्ट था वहां 20 नंबर में भी आया हुआ है चैप्टर। क्वेश्चन बहुत सीधे सीधे थे, डायरेक्ट क्वेश्चन थे उस टाइम, बट आपने एक्सपेक्ट नहीं करा था ये 15-20 में आ जाएगा। तो एकदम ध्यान से सामने देखें। बुक्स एंड पेपर, बुक्स ऑफ पेपर, इस पे तो ये बता रखा है बुक्स ऑफ अकाउंट्स का मतलब क्या है। क्या होते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स? अपने ट्रेडिंग अकाउंट, पी&एल अकाउंट, सेल परचेज, बैलेंस शीट, कैश फ्लो, इसे हमने नाम क्या दे दिया? बुक्स ऑफ अकाउंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये सीए इंटर में 4 मार्क्स में पूछा हुआ है। डायरेक्ट क्वेश्चन आया, 4 नंबर का शॉर्ट नोट आया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है? आपको सेम टू सेम ये लिखना पड़ेगा। आपने कभी वीडियोस देखे हो ना, मैंने सेम यही लाइन बोली है, ये 4 नंबर में आया हुआ है। सेम टू सेम ये इतना सा आपको लिखना पड़ेगा। क्या है ये टॉपिक? बैलेंस शीट एज एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। आपको पता क्या लगेगा? बैलेंस शीट, पी&एल, कैश फ्लो लिख के आ जाओ, मार्क्स आ जाएंगे। आपको सेंटेंस बनाना पड़ेगा, बैलेंस शीट एज एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, प्रॉफिट और लॉस, या इन केस ऑफ कंपनी कैरिंग ऑन मतलब एनपीओ, वहां पे क्या बनेगा? फॉर द फाइनेंशियल ईयर। कंपनी है तो पी&एल, एनपीओ है तो इनकम एक्सपेंडिचर फॉर द ईयर, कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द फाइनेंशियल ईयर, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी इफ एप्लीकेबल, अगर इक्विटी कॉम्पोजिशन में चेंज हुआ है तो ही ये लगाना है, और लास्ट इनसे रिलेटेड एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट। अब एक सवाल पूछूं आपसे, कैश फ्लो स्टेटमेंट कहां नहीं बनाना होता? डोरमेंट कंपनी, स्मॉल कंपनी, स्टार्टअप में कैश फ्लो बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं। अब ये क्वेश्चन अगर वहां पे 4 मार्क्स में आ जाए, पूछा हुआ है सीए इंटर में शॉर्ट नोट है, और ये फालतू के 4 मार्क्स, मानता हूं सेक्शन याद नहीं होगा, बट पूरा सेंटेंस आप बना सकते हो। आज तक कभी भी सेबी में, कंपनी लॉ में, अकाउंट्स में बैलेंस शीट के क्वेश्चन देखें तो ऊपर यही लिखा हुआ होता है, बैलेंस शीट फॉर द ईयर एंडेड फलाना, पी&एल फॉर द फाइनेंशियल ईयर, ये लिखा जाता है। तो आप क्या नाम लिख के आ जाओगे, आपको लगेगा ना पूरे मार्क्स आ जाएंगे? मार्क्स नहीं आएंगे। फाइनेंशियल ईयर क्या होता है? 1 अप्रैल से। अच्छा एक सवाल पूछता हूँ आगे से कनेक्टेड। एक कंपनी है, एक कंपनी है जो 1 जनवरी है उसके बाद इनकॉर्पोरेट हुई है, उसका फाइनेंशियल ईयर 15 मंथ्स का हो सकता है क्या? लेकिन अगर 31 दिसंबर या उससे पहले हुई है तो? अगर मान लो, मान लो 31/12/2023 को रजिस्टर हुई है, इसका फाइनेंशियल ईयर कहाँ खत्म होगा? लेकिन अगर 1/1/24 को हुई है, ये जीएम में बता रखी है सारी बातें, ये वही फाइनेंशियल ईयर है। आगे आओ ध्यान से, कहाँ रखे जाएंगे बुक्स ऑफ अकाउंट्स? ये आपको रखने कहाँ पे? अरे 1 मिनट, रजिस्टर्ड ऑफिस में। क्या रजिस्टर्ड ऑफिस के अलावा किसी अदर प्लेस पे भी रखे जा सकते हैं? हाँ। कंडीशन, बोर्ड रेजोल्यूशन, और से कहां फाइल करना है?
अब ये सिंपल 3 नंबर में केस स्टडी आ गई। ये कंपनी है जिसका रजिस्टर्ड ऑफिस ये है, वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स रजिस्टर्ड ऑफिस के अलावा कहीं और रखना चाह रही है, क्या रख सकती है या नहीं? कंडीशन ये, अब ये तो आप समझ सकते हो यार, जयपुर राजस्थान बेस्ड कंपनी हो, आपने बोर्ड रेजोल्यूशन पास करके यूएस में जो आपकी ब्रांच है वहां रख दिया अकाउंट्स, या ये अदर प्लेस इंडिया में होगी? हर वो पॉइंट कवर्ड है इसमें जिसपे केस स्टडी बन सकती है। बोर्ड रेजोल्यूशन पास करके यूएस में रखा है अकाउंट्स, वो अदर प्लेस कहां पे होगी? इंडिया में होगी। ये चीज समझ में आ गई, प्लेस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। क्या बुक्स ऑफ अकाउंट्स को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखे जा सकते हैं या नहीं? हाँ रखे जा सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे फॉर्म में होने चाहिए कि डेटा वापस से रिट्रीव भी करा जा सके। अगर मान लो डेटा लॉस्ट हो जाए ना, डेटा रिट्रीव भी करा जा सके। ये लिखी हुई थी बीच में कहीं बात, ये रही, कहाँ पे है? ये रहा कि अगर बाई चांस डिलीट हो गया ना, बैकअप भी है, रिट्रीवल भी पॉसिबल है। टाइम स्टैम्प मतलब वो टाइम चलता रहता है उसमें। तो ये पूरा टॉपिक सिंपल ये है कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स एक जमाने में फिजिकली बनता था, अब आप चाहो तो इलेक्ट्रॉनिकली भी बना सकते हो। क्या इलेक्ट्रॉनिक बुक्स ऑफ अकाउंट जो आपके सिस्टम में है उसका प्रिंट आउट आपने निकाला और आरओसी में फाइल करा, क्या आरओसी वो एक्सेप्ट करेगा नहीं करेगा? करेगा। क्यों? ये इनके आईटी एक्ट में लिखा हुआ है कि प्रिंट आउट डॉक्यूमेंट्स फाइल्ड विद आरओसी ड्यूली सर्टिफाइड, ये एडमिसिबल डॉक्यूमेंट होते हैं। बात समझ में नहीं है? ये सब कुछ उसमें लिखा हुआ है वहां पे। नीचे आओ ध्यान से अगली चीज पे। इन सब नामों को एक नाम दे दो। जिम्मेदारी जनरली किनकी होती है? हम कहते हैं गलती हुई गलती हुई गलती हुई, गलती किन से होती है? बड़ों से होगी, और बड़ों में कौन आएंगे? ये वाले नाम। पेनल्टी है। फॉर्मेट कौन से स्केड्यूल में है? सर हमें भी सिखाओ ना अकाउंट्स का फॉर्मेट क्या है। ये आप सीख लेना, बैलेंस शीट पीएनएल कैसे बनते हैं, आपने अकाउंट से सुने हुए। पहले अजीब तरीके से सिंपल बैलेंस शीट बनती थी, अब थोड़ा फॉर्मेट चेंज हो गया इनके बनाने के। सीएफएस कब बनेंगे? सर ये टोन हमने बार बार सुनी है, स्टैंड अलोन या कंसोलिडेटेड बेसिस, बट फर्स्ट मॉड्यूल वालों ने कभी नहीं सुनी है। इतना लेकिन ये यहाँ लॉ में नहीं सुनते ना कभी, और यहाँ क्लिक भी नहीं होता, अकाउंट्स अकाउंट्स तक ही छोड़ाते हैं सब। यहाँ सीएफएस भी अगर तुमसे पूछूं ना अभी, 90% बच्चे इसे कैश फ्लो स्टेटमेंट कहते हैं, कि वो भी सीएफएस ही है। सीएफएस टर्म कभी आती है ना, उसे कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही कहते हैं। ये बनेंगे कब? जब आपकी सब्सिडरीज है। ये बात तो समझ में आ गई होगी। एक बात इसमें मेन थी, ये सबने सुना है, ये सबने सुना है कि होल्डिंग है, होल्डिंग की सब्सिडरी है, तो सबको मिला के हमने कंसोलिडेटेड बना दिया। बहुत कम जनों ने ये बात सुना है कि जेवी, एसोसिएट्स, ये सब भी शामिल होते हैं। अभी पता है कहाँ पे है ये सीए में, अकाउंट्स में जो एएस आते हैं ना, अब इंडियस हो गए, उनमें लिखी हुई है ये बात। आप यहाँ लॉ के हिसाब से चलोगे, आपको इतनी डिटेल नहीं चाहिए। केस स्टडी के हिसाब से ये जानने वाली बात है कि केवल सब्सिडरी नहीं होती, सब्सिडरी के साथ एसोसिएट भी कंसोलिडेट होते हैं, और इनका कैसे कंसोलिडेशन होता है अकाउंट्स में लिखा हुआ है। सिंपल केस स्टडी बन सकती है कि एक कंपनी है, उसके एसोसिएट्स भी थे, जेवी भी थे, सब्सिडरीज भी थी। जब सीएफएस बनाओगे तो किन किन को मिलाना है? तो जनरली जो बच्चा जानता है वो केवल होल्डिंग में सब्सिडरी को मिलाएगा, जबकि आपको साथ में किन को और ऐड करना है? इन लोगों को। और इसका रीजन केवल अकाउंट्स, और अकाउंट्स में इंड एएस है, इसका एएस भी अलग से बना हुआ है पूरा। शायद नाम भी इसका अकाउंटिंग फॉर जेवी एंड एसोसिएट नाम से ही है, माइट भी, अब चेंज हो गया हो तो बात अलग है। कंसोलिडेट कैसे होंगे ना, इसका मेथड भी वहां बता रखा है। एक बात पढ़ो ध्यान से, दिस रूल शैल अप्लाई इन रेस्पेक्ट ऑफ प्रिपरेशन ऑफ सीएफएस बाय कंपनी इफ इट्स मीट द फॉलोइंग कंडीशन। पहला क्या लिखा है? क्या मतलब हुआ? हमने सबको इंटीमेट कर दिया, लोग इसके अगेंस्ट में भी नहीं है कि हम सीएफएस बनाए, और मेरे तो ये समझ में अगेंस्ट में तुम होके करोगे क्या? सब्सिडरी है तो सीएफएस तो ऑब्लिगेशन है, बनाना ही पड़ेगा। सेकंड क्या है?
अगर कोई ऐसी कंपनी है जो या तो लिस्टेड नहीं है, लिस्टिंग के प्रोसेस में है, चाहे इंडिया में या आउटसाइड, एंड इट्स अल्टीमेट और इंटरमीडिएट होल्डिंग कंपनी फाइल्स द, टॉपिक क्या था ये बताओ ये। हाँ, इनको जरूरत है या जरूरत नहीं है? ये कंडीशंस अगर मीट आउट हुई तो इनको तो बनाना पड़ेगा। आप एक चीज बताओ, सामने देखो, सब्सिडरी अगर बना रही है और सब्सिडरी नहीं बना रही, होल्डिंग बना रही है, तो सब्सिडरी को अलग से बताने की रिक्वायरमेंट थोड़ी है कुछ। क्या होता है, सब्सिडरी का डेटा मैं लूंगा, इसका लूंगा, मिला के मैं दिखा दूंगा सारा। मिलाने की जिम्मेदारी केवल किसके ऊपर होती है? होल्डिंग कंपनी पे। मिला के दिखाने की जिम्मेदारी सब्सिडरी पे नहीं होती है। क्या चीज? ये पॉइंट सिंपल ये थे कि अगर आप इन पॉइंट्स पे फॉलो हो रहे हैं, आपकी होली ओन्ड सब्सिडरी है, पार्शली ओन्ड सब्सिडरी है, मर्जर अमलगमेशन पे कोई ऑब्जेक्ट भी नहीं करता, आप सीएफएस बनाओ। आपकी कंपनी या तो लिस्टेड है या लिस्ट होने वाली है, चाहे इंडिया में, इंडिया के बाहर, लेकिन सब्सिडरी लिस्ट हो रही है। और नहीं तो तीसरी बात, आपकी अल्टीमेट या तो मेन नहीं तो इंटरमीडिएट होल्डिंग कंपनी सीएफएस अलग से फाइल कर रही है। ये तो अल्टीमेट हो गई, ये इंटरमीडिएट हो गई। आप एक चीज खुद सोच के देखो, बी की बैलेंस शीट में सी भी आएगा और ए की बैलेंस शीट में सी और बी दोनों आ गए। क्यों आ गए? क्योंकि ए की बैलेंस शीट में जब बी की बैलेंस शीट आएगी तो उसमें सी का फिगर तो वैसे ही आ जाएगा। ये होल्डिंग, ये सब्सिडियरी, ये होल्डिंग, ये सब्सिडियरी, तो ये तो बनाएगी बनाएगी, ये बनाएगी। सी का पूरा डेटा किस में चला गया और बी का पूरा डेटा कहाँ चला गया? तो बी का डेटा जब ए में जाएगा तो सी का भी तो अपने आप आएगा। ये है सिंपल। वापस बोल, आगे भी तो पढ़। हाँ, ये माइट भी, अच्छा मेरे से नोट हो गया होगा शायद आगे पीछे, हाँ नोट है वो, सॉरी, ये मेरे से माइट भी पढ़ने में हो गया। इनको इस तरीके से बना के दिखाना है। बना के दिखाना है मतलब अगर आप ये काम कर रहे हो ना, आप एक चीज सोचो, अगर आपकी इंटरमीडिएट होल्डिंग बना रही है, इन्हीं को क्यों बनाना है खुद सोचो ना। अगर लिस्ट, मेरे मुंह से माइट भी गलत हुआ था, अगर ये लिस्टेड नहीं है तो ही तो कंपनी लॉ चलेगा। लिस्टेड होंगे तो क्यों कंपनी लॉ चलेगा? फिर से भी चलेगा ना वहां पे। ये है ये एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, 100% एग्जाम ओरिएंटेड। शायद स्कैनर में इस पे क्वेश्चन भी देखा होगा। क्या बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो बंद हो गए वो रीओपन हो सकते हैं क्या? अब टोन याद करो, टोन टोन जिसने सुना था या देखा था, किसके ऑर्डर पे होगा? बुक्स ऑफ अकाउंट्स ओपन करने हैं, हाँ ओपन हो सकते हैं, बट एप्लीकेशन कहाँ जाएगी? ट्रिब्यूनल पे। जनरली अलाउड नहीं है। अगर रीओपन करवाने तो ये लोग एप्लीकेशन देंगे तो होगा। अब एप्लीकेशन दिया तो केवल इन रीजन पे अलाउड है। पहला क्या है? पुराने जो अकाउंट्स बने थे ना वो फ्रॉड्यूलेंट मैनर में बने थे, नहीं तो सेकंड क्या है? वो जो अकाउंट्स आपने फाइल करके दिखाए थे ना, उनको देख के ही डाउट आ रहा है कि वो सही नहीं बने थे। तो अकाउंट्स को आप चाहो तो क्या करवा सकते हो? रीओपन। ट्रिब्यूनल क्या करेगा? इन लोगों को नोटिस देगा और अकाउंट्स को रिवाइज या रिकास्ट करने के लिए कहेगा, और जो भी कह दिया उसे क्या मानना पड़ेगा? बात सुनो वापस से, रीओपन हो सकते हैं, जनरली नहीं, बट अगर करने हैं तो एप्लीकेशन कहाँ जाएगी? ट्रिब्यूनल। ट्रिब्यूनल में नहीं याद आता हो ना नाम, रेगुलेटरी अथॉरिटीज एप्लीकेशन देगी। कब दे सकती है? दो केसेस में। पहला केस क्या था? या तो बने ही फ्रॉडुलेंट मैनर में, नहीं तो सेकंड डाउट आ रहा है अकाउंट्स को देख के कि वो गलत बने हुए। अगर ऐसा हुआ और ट्रिब्यूनल को सही लगा तो वो कह सकती है अकाउंट्स को रीओपन करने के लिए। फिर जो भी चेंजेस आप कर रहे हो ना वो फाइनल माने जाएंगे। ये टॉपिक याद आ गया? अच्छा, रीओपन कितने साल के हो सकते हैं? 8 साल से पहले वाले नहीं हो सकते? बट जनरली 8 ही होते हैं, ऐसा क्यों? जैसे जैसे आगे जाते जाते हो ना, पीछे वाले डिस्ट्रॉय होते जाते हैं। लेकिन मर्जर अमलगमेशन वाला केस हो, अगर मर्जर अमलगमेशन के केस में बिना सीजी अप्रूवल आप डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है अकाउंट्स वाले चैप्टर का, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट है ये पढ़ो ध्यान से। वहां तो रीओपन हुआ, यहाँ पे आप अपनी इच्छा से रीओपन कर रहे हो, वॉलंटरी रिवाइज करना चाह रहे हो। पहली हेडिंग क्या है? पहला पॉइंट क्या है?
पिछले 3 सालों के अकाउंट्स को अगर आप चाहो तो वॉलेंटरली रिवाइज कर सकते हो। किसके अप्रूवल से? एनसीएलटी। ट्रिब्यूनल क्या करेगा अगर ये हुआ तो उसका नोटिस किसको देगा और साथ में किसको देगा? इनकम टैक्स। क्यों? कंपनी है तो कंपनी ने टैक्स वैक्स दिया होगा, तो सीजी को भी बता दिया और साथ में इनकम टैक्स। शैल टेक इनटू कंसिडरेशन उनके रिप्रेजेंटेशन और सच रिवाइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिपोर्ट शैल नॉट बी प्रिपेयर्ड और फाइल्ड। एक ही साल में बार बार रिवाइज करोगे क्या? एक ही बार होगा। पिछले 3 साल में बुक्स ऑफ अकाउंट्स पिछले 3 साल के आप रिवाइज कर लो। रिवाइज एक बार होगा। रिवाइज होगा तो इसकी आपको डिटेल बतानी पड़ेगी सीजी इनकम टैक्स वालों को, क्योंकि वो भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताएंगे। नीचे पढ़ो, तीसरा क्या है? आपको रीजन भी बताने पड़ेंगे कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स आप क्यों रिवाइज कर रहे हो, क्यों ऐसी रिक्वायरमेंट आई कि रिवाइज करने की नौबत आ गई। अगर कॉपीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट पुराने वालों की जगह जगह जा चुकी है, द रिविजन मस्ट बी कंफर्म टू एंड द करेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रीवियस फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिपोर्ट। क्या मतलब हुआ? पुरानी कॉपी जा चुकी है ना, वो सारी वापस लाओ और नई कॉपी लाओ, नई कॉपी दो। और नई कॉपी में होगा क्या, क्यों हमने रिवाइज करा होगा? या तो हम 129 सेक्शन की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर पाए, और नहीं, क्या मतलब हुआ इस पॉइंट का? ये पूछ रहा ना, क्या हुआ ये टॉपिक, बताओ क्या चीज है। The revision must be confirmed to the correction in respect of which the previous financial statement or report do not comply with the provision। या तो आपने क्यों करा, 129 और 134 की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो पाई, इस चक्कर में आपने रिवाइज करा। 129 फाइनेंशियल स्टेटमेंट है और 134 बोर्ड रिपोर्ट होता है। और सेकंड क्या है? एंड। उस वजह से फिर जो भी नेसेसरी चेंजेस मुझे करने थे, इसलिए मैंने उसमें चेंजेस करे, उसके अंदर है लिखा हुआ। तो एक बार रिकॉल करो ना वापस से, रिवाइज करना है। पिछले कितने साल, कितनी बार? अब रिवाइज तो कर लिया, तो मैं लास्ट वाले पॉइंट पे आ रहा हूँ मेन। अगर आपने रिवाइज कर लिया तो पुरानी कॉपियां जा चुकी होगी सारी। अब पुराने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इन बातों को कंफर्म करना पड़ेगा क्यों हमने रिवाइज करा था। 129 या 134 की रिक्वायरमेंट मीट नहीं हुई, और वो जो रिक्वायरमेंट वहां मीट नहीं हो पाई, इस चक्कर में फिर आपको नेसेसरी चेंजेस यहाँ करने पड़ गए। यहां तक डरे? ये टॉपिक अकेला 4 नंबर में आया हुआ है। आपने स्कैनर अगर कभी सॉल्व करी हो ना, आपको ये क्वेश्चन मिलेंगे वहां पे। साइन कौन करता है? एक टोन में पूरा डायग्राम था, पूरा बना रखा था उसके अंदर ही। कौन करेगा साइन? या तो कौन करेगा अगर वो ऑथराइज है, अगर नहीं है तो दो डायरेक्टर, इनमें से एक कौन होगा? एमडी। अगर एमडी है तो टोन में याद कर लो, चेयरपर्सन अगर ऑथराइज है, अगर नहीं तो दो डायरेक्टर, दो में से एक एमडी होगा। एंड द सी, एंड है बीच में, एंड है बीच में, या तो ये या तो ये, बीच में फिर एंड है, मतलब ये तो होंगे ही होंगे। कौन कौन? CEO, CFO and CS वेयर एवर दे आर अपॉइंटेड। अब इसका मतलब क्या है? अब इनके अपॉइंट होने की लिमिट क्या थी? कल ही पढ़ा। अगर कंपनी में 10 करोड़ या उसके ऊपर की कैपिटल है तो इनको अपॉइंट करने की रिक्वायरमेंट आती। किस पे? किस पे? वो दूसरी चीज है। और in the case of one person company only by one director for submission to the auditor for his report, the audit report shall be attached to every financial statement. A report by its board of directors shall also be attached to the statement laid before the GM। पूरी कहानी सुन लो वापस से। साइन कौन करता है अगर वो ऑथराइज है, अगर नहीं है तो एंड कौन कौन? जहां पे अपॉइंटेड है। अगर नहीं है तो अच्छा, अगर नहीं है अपॉइंट तो फिर या तो ये होगा। अब मेरी आखिरी बात, अगर कंपनी 1% है, बात समझ में आएगी। और लास्ट ये है, हमने साइन क्यों करवाए? क्योंकि साइंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम देंगे ऑडिटर को। ऑडिटर इसके ऊपर करेगा क्या? वो करेगा ऑडिट। और ये ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट उठा के रखे जाते हैं जीएम में। आपको याद हो, जीएम में 4 ऑर्डिनरी काम आते हैं, उसमें एक अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी। और पूरा टॉपिक पढ़ लो वो, अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बोर्ड रिपोर्ट एंड ऑडिट रिपोर्ट।
तो वही तो पॉइंट हुआ सेम। यहां तक चेक करो। 134 के बाद 136 है, क्योंकि 135 आपका CSR था। इन्होंने क्यों यहां से हटा के पूरा चैप्टर बना दिया, क्योंकि वो बड़ा कंसेप्ट हो गया, तो उसको पूरा यहां से निकाल के चैप्टर ही बना दिया। हेडिंग में नाम है, अगर समझ जाओ तो। आप नोटिस भेजते हो, उसके साथ ये सब कुछ वैसे भी भेजा जाता है, तो आपका राइट है, राइट टू रिसीव नोटिस, तो नोटिस के अंदर ये सारी चीजें बाय डिफॉल्ट वैसे भी आती है। नीचे आओ एक बार ध्यान से, इसमें कुछ भी नहीं है ऐसा, ये कुछ काम का, ये नोट नहीं, ये पढ़ो। एक मिनट। हम्म, क्या? ठीक है, सामने आ दो। एक बार ये वाला टॉपिक एक बार फुर्ती से साथ पे देखते हुए चलो। पहली चीज क्या लिखी है यहाँ पे? कुछ याद हो तो बताओ। ऐसा केस जहां आपकी कंपनी लिस्टेड है स्टॉक एक्सचेंज पे, सेक्शन 136 shall be deemed to have been complied if the copies of the document are made available for inspection at its registered office during working hours for a period of 21 days before the date of GM, and the statement containing the salient features of such document in the prescribed form or copies as the company may deems fit is sent to every member of the company, trustee of the company, by the company not less than 21। मतलब जो कागजात मैंने नोटिस के साथ भेजे हैं ना 21 दिन पहले, वो रजिस्टर्ड ऑफिस पर भी रखे हुए, वर्किंग आवर्स में जब मन चाहे आओ, आके चेक कर लो। मेन मेन बातें भी है सारी, उसकी भी समरी है। द कंपनी विच आर रिक्वायर्ड टू कंप्लाई द इंड एएस shall forward their statement in AOC3। इंड एएस जिनके ऊपर एप्लीकेबल है, तो उनको इस फॉर्मेट के अंदर देना पड़ेगा। Every listed company is required to supply a copy of complete financial statement with the audit report, director report to shareholder who ask for। तो आप पूरे भेजते हो या समराइज कंडेंस भेजते हो? आपको पूरे चाहिए ना, आप रिक्वेस्ट कर लो, हम पूरे भी दे देंगे। एवरी लिस्टेड कंपनी इज ऑल्सो रिक्वायर्ड टू प्लेस इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट CFS अदर डॉक्यूमेंट टू बी अटैच देयर ऑन। कहाँ पे? वेबसाइट पे। मतलब ये सारे स्टेटमेंट्स इवन आपकी वेबसाइट पे भी मिलेंगे। लिस्टेड एंटिटी शैल गिव प्रायर इंटीमेशन टू द स्टॉक एक्सचेंज अबाउट द मीटिंग ऑफ द बोर्ड ऑफ द डायरेक्टर रिगार्डिंग द। ये अभी कल परसों कहीं ना कहीं बात चली थी, ये सेबी में तो मैंने रिसेंटली पढ़ाया था 2/5/11। तो जब भी आपके फाइनेंशियल रिजल्ट फाइनल, और शायद अभी कहीं ना कहीं यहाँ पे भी चली है बात ही, ये अगर कोई यूपीएसआई रिलेटेड बात होती है, फाइनेंशियल रिजल्ट वन ऑफ द यूपीएसआई इंफॉर्मेशन है, तो हम कह रहे हैं जिस भी मीटिंग में ये काम होने वाला है ना, तो कम से कम 5 days इन एडवांस ये इंटीमेशन भी एक्सचेंज को जाती है। A listed company which has a subsidiary incorporated outside India, that is foreign subsidiary। पढ़ो आप क्या लिखा है। वहां के लॉ के हिसाब से आप काम कर चुके हो, हम तो मान लेते हैं वहां के वेबसाइट, वहां के स्टेटमेंट को वेबसाइट पे लगा दो। एक 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 बात ध्यान ध्यान में लाओ आप, फॉरेन फॉरेनर फॉरेन करेंसी आते ही सब रिलैक्स हो जाता है। इवन फॉरेन डायरेक्टर भी होता है ना अगर, तो उसको DIR 12 इंडिया में आके नहीं फाइल करना होता, आप किसी को ऑथराइज कर दो यहाँ पे। तो फॉरेन फॉरेनर फॉरेन करेंसी फॉरेन डायरेक्टर फॉरेन सब्सिडरी हर तरीके से एग्जामिशन है। जब लॉ ऑफ द कंट्री जहाँ पे आप हो वहां के हिसाब से आप काम कर चुके हो ना, उन्हीं स्टेटमेंट्स को यहाँ वेबसाइट पे डाल दो। हम बदल जाते हैं उनके हिसाब से। Where such foreign subsidiary is not required to get its accounts audited under any law of the country। क्या लिखा है इसमें आगे? तो वो जो स्टेटमेंट है ना, उनको आप यहाँ लगा दो। अगर दूसरी लैंग्वेज में है तो अपने यहाँ की लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके लगा। अब ये जो आप कर रहे हो ना चीजें, ये था थ्योरेटिकल, बट ये लिस्टेड कंपनी की ऑब्लिगेशंस है। सिंपल क्वेश्चन पूछा जा सकता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लिस्टेड कंपनी से रिलेटेड ऑब्लिगेशंस क्या है, और बेसिक थ्योरेटिकल ऑब्लिगेशंस है सारी। इस पर स्टार मार्क लगाओ। सारी लिस्टेड, नहीं तो पब्लिक कंपनी जिनकी नेटवर्थ 1 करोड़ से ज्यादा,
नहीं तो साथ में एंड है, टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट भेज कैसे सकते हैं? उनको जिनकी शेयर होल्डिंग कौन से फॉर्म में है? where shareholding is held otherwise than by demat to such member who have, तुम्हारे फिजिकल में शेयर है ना, तुमने फिर भी बोल दिया कि आप इलेक्ट्रॉनिक भेज दो, तुम्हें भी हम इलेक्ट्रॉनिक सेंड कर लेंगे। और लास्ट क्या है? एक सिंपल बात यहाँ पे ये है, इलेक्ट्रॉनिकली फाइनेंशियल स्टेटमेंट सेंड करना हमारी कब ऑब्लिगेशन है या कब हम भेज सकते हैं? मतलब या तो आपकी नेटवर्थ कितनी है, नहीं तो टर्नओवर कितना है। ये तो वो पब्लिक कंपनीज है, लिस्टेड में तो करना ही करना है। इलेक्ट्रॉनिकली भेज दो जिनके शेयर डीमेट पे है, अगर डीमेट पे नहीं है फिजिकल है, डीमेट पे नहीं है फिजिकल है, अगर वो तैयार हैं तो भी उनको भेज दो। और अदर केसेस में क्या करो, जैसे आपको फिजिकल कॉपी भेजनी, आजकल फिजिकल कॉपीज आती है क्या? आईसीएसआई आपके मार्कशीट कैसे देता है? अभी रिसेंट मैंने सुना लास्ट टाइम से कोई फिजिकल कॉपी अभी आई है, किसी की आई है फिजिकल कॉपी? कि फाइनल वाले केस में मैंने सुना फिजिकल कॉपी भी आ रही है, फाइनल में फिजिकल कॉपी भी आ रही है। हाँ, बच्चे भी कम आ रहे हैं ना, कि फाइनल में स्टूडेंट भी कम, तो उनके रिजल्ट की कॉपी फिजिकली जा रही है। हाँ, कुछ भी नहीं हुआ, कुछ ही नहीं हुआ, सब सेम ही है। बट क्या होता है जब सेम भी होता है ना, एक तो ये लिमिट वाला पॉइंट अलग है, बात सेम है बट एक्ट अलग है। और आप सब इतने स्मार्ट हो, अगर वहां लिस्टेड से भी लिखा हुआ आ गया ना, आप वो भी नहीं लिख के आओगे जो आपको आता है, जब तक आप स्पेसिफिकली पढ़ के नहीं गए हो। ये है। कोई कबाड़ी तो नहीं था? इंस्पेक्ट करना है। बुक्स ऑफ अकाउंट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट रखे हुए हैं, हर कंपनी, हर मेंबर, ट्रस्टी, इनको अलाउड है कि आप आओ बिजनेस आवर्स के दौरान आओ और आके बुक्स ऑफ अकाउंट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट की इंस्पेक्शन कर लो। In case if the listed company has sent the salient features of financial statement to member and debenture trustee in the prescribed form, then copy of the financial statement, including CFS, if any, auditor report with every other document required to be annexed or attached to the financial statement shall be available for। ये ऊपर पड़ी थी बात आपने अभी, सवाल वो नहीं है, सवाल ये है इंस्पेक्शन कर कौन सकता है। यहाँ पे नाम क्या क्या लिखे हैं? डायरेक्टर तो खुद बना ही दे। तो इनको अलाउड है, ये आके क्या कर सकते हैं? इंस्पेक्शन। ये पेनल्टी प्रोविजन है। ये एक सिंपल टॉपिक था। ऑडिटेड कॉपीज आपको फाइल करनी है, किसी रीजन से ऑडिट नहीं हो पाई तो अनऑडिटेड फाइल कर लो, अनऑडिटेड फाइल कर लो, प्रोविजनली फाइल कर लो। प्रोविजनली फाइल करना मतलब फॉर अ टाइम बीइंग, टाइम बीइंग मतलब जब तक वो ऑडिट ना होता। आज आपने फाइल कर ली अनऑडिटेड, तो जब भी ऑडिट होगी ना, ऑडिट होने के बाद ऑडिटेड वाली फाइल कर लेना। क्रक्स क्या बना, चाहे ऑडिट हो या ना हो, कॉपीज तो फाइल करनी है। ऑडिटेड हो गई तो ऑडिटेड, ऑडिट नहीं हुई तो अनऑडिटेड। अनऑडिटेड अभी कर ली तो जब भी ऑडिट होगी तो ऑडिटेड वापस से फाइल होगी। ये टॉपिक था ये वाला, ये इंपॉर्टेंट है। XBRL क्या होता है? ये तुम्हारे सीएमए में फुल फॉर्म का क्वेश्चन आया था, ये 1 मार्क्स का। और अगर ये गलत हो गया हो किसी का अकाउंट्स में ओल्ड सिलेबस पे, XBRL की फुल फॉर्म क्या थी? ये बैठे इनसे आप पूछो, अकाउंट्स में 100 नंबर का अगर ऑब्जेक्टिव आता था, कम से कम मानता हूँ 60-65 नंबर की थ्योरी आती थी, मिनिमम 60-65 नंबर की थ्योरी। तो अगर तुम्हारा सब्जेक्टिव भी हो गया तो भी मुझे लग रहा है 30 से 40 की थ्योरी तो आनी आनी है। और ये तो अकाउंट्स एफएम मिला के है अब, तो 30-40 की थ्योरी तो आती आती है। XBRL का मतलब होता है रिपोर्टिंग लैंग्वेज, किस फॉर्मेट में आपको ये स्टेटमेंट फाइल करने, किन कंपनीज के ऊपर एप्लीकेबल है? नहीं तो वो कंपनी जिनकी पेड अप शेयर कैपिटल, नहीं तो टर्नओवर। ऑल कंपनीज दोनों पॉइंट में फर्क क्या है ये बताओ। यहाँ लिस्टेड तो आई गई, यहाँ लिस्टेड तो आई गई, यहाँ पे ये कंपनीज आ गई, अब यहाँ पे सारी कंपनीज आ गई।
all companies which are required to prepare their financial statement in accordance with Ind AS. जो भी कंपनीज जिनको Ind AS फॉलो करने, टॉपिक ये बनता है क्वेश्चन कि कौन सी कंपनीज पे XBRL फॉर्मेट में फाइलिंग की ऑब्लिगेशन आती है. सिंपल डेटा दे देते हैं आपको, जस्ट वेरीफाई करना है कि XBRL में फाइल करना या नहीं करना. यहां तक चेक करो. जनरली XBRL में फाइल होती है. लिमिट में होंगे जब ही तो कराओगा. क्या चीज वापस कहो. एक सवाल पूछूं आपसे, ये क्वेश्चन में है क्या कि लिमिट नहीं है, या खुद का बनाया हुआ है? क्वेश्चन में ये लिखा है क्या कि कैपिटल फॉल हो गई है ना, इसलिए बोल रहा हूँ वहीं रोक दो इसको. इसका रीजन बताऊं क्या है. कैपिटल अगर 5 करोड़ है और तुम पे एप्लीकेबल हो गया, कैपिटल ऐसे ही कोई हलवा नहीं कि अगले साल कम हो जाती. आप लिस्टेड हो, अगले साल मान लो हम अनलिस्ट हो गए, ये मानने वाले क्वेश्चन है. ये मैं मान जाऊं वो वाले नहीं है. इसको अपन क्लास के एंड में और देखेंगे जो भी था. यहां तक क्लियर है. NFRA का मतलब, एक मिनट, बीच में NFRA, Ind AS, इनका कॉम्पोजिशन एप्लीकेबिलिटी है जो थ्योरेटिकल है केवल, वो आपको रीड आउट करनी है. इसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट चालू करवा रहा हूं, पार्ट बी, ऑडिट एंड ऑडिटर. पहली बात सामने देखें, ये कंपनी ऑडिट है या इंटरनल ऑडिट की बात हो रही है? 5 मिनट में चालू करने से पहले एक बार सामने इस टॉपिक को रिकॉल कर लो. हाँ, जल्दी सामने देखें. अब अगर बात करें कंपनी ऑडिट की, कंपनी ऑडिट करेगा कौन? अब ये बोलना है तो आवाज धीरे हो गई. इतनी देर तो चीख चिल्ला के मेरे सर में दर्द कर दिया. मैंने कहा कंपनी ऑडिट करेगा कौन? CA. कौन करेगा? CA इन प्रैक्टिस. आप आधा बोलते हो. कंपनी ऑडिट कौन करेगा? CA इन प्रैक्टिस. चाहे आप इंडिविजुअल को लगा लो, आप फर्म को लगा लो. अगर इंडिविजुअल लगाया तो उसका एक टर्म होता है 5 सालों का. 5 साल के बाद क्या होगा? 5 साल के बाद एक कूलिंग पीरियड लगेगा. कितने साल का? वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर में था. अगर फर्म की बात करूं ना, फर्म के 2 टर्म होते हैं. आप ये कहना चाह रहे हो क्या? आप ये कहना चाह रहे हो फर्म के केस में कूलिंग पीरियड उसके 2 टर्म के बाद लगेगा, इंडिविजुअल के केस में कूलिंग पीरियड पहले टर्म के बाद ही लग जाता है. ये तो आप समझ ही गए होंगे, मैक्सिमम 5 ईयर है. तो टर्म जरूरी है 5 साल का ही होगा. हाँ हाँ हाँ. आगे जब आप पढ़ोगे ना, एक जगह लिखा है सब्सीक्वेंट ऑडिटर का टेन्योर फर्स्ट AGM से लेके 6th AGM तक होता है. फर्स्ट AGM से लेके ऑलमोस्ट 5 साल हो गए. इसमें बड़ा फेरबदल हुआ. पहले पता क्या होता था? 5 साल लगाया आपको, फिर एक प्रोविजन था कि ईयरली आपके अपॉइंटमेंट को मुझे क्या करना पड़ेगा. अब ये सिस्टम खत्म हो गया. ये सिस्टम खत्म होने से फायदा क्या हुआ? ऑडिटर की इंडिपेंडेंस एनहेंस हो गई. साल खत्म हुआ, मेरे मन में एक डर था पहले. क्या डर था? अगर रिपोर्ट अच्छी दे दी, सही दे दी, तो कई कंपनी मुझे हटाना दे. एनुअल रेटिफिकेशन सिस्टम अब खत्म. ये चीज समझ में आ गई. अच्छा, ऑडिटर की बात करूं ना अगर, तो यहाँ पे कंपनीज के हिसाब से बाइफरकेटेड है सारा. एक होगा गवर्नमेंट कंपनी का केस, एक होगा अदर कंपनीज का केस. गवर्नमेंट कंपनी का नाम आते, एक नाम मिलेगा आपको, CAG. यही तो होता है ना ये. अच्छा, CAG को अपॉइंट कौन करता है? ऑप्शन दो, ऑप्शन दो, ऑप्शन दो. CAG को अपॉइंट कौन करता है? CG, SG, PM या प्रेसिडेंट?
हाँ पीएम, ये हमारे टाइम पे क्वेश्चन आए थे और ये आपकी किताब में लिखा हुआ भी नहीं है, ये अपॉइंट करते हैं उनको। अच्छा, जब ऑडिटर ऑडिट करने जाता है वो क्या देने जाता है अपनी एक एक लाइन थी, सीए में भी है लिखी हुई, ऑडिट इज अ वॉच डॉग, नॉट अ ब्लड हाउंड, नॉट अ ब्लड हाउंड। अब इसका इंटरप्रिटेशन निकालने की भी इच्छा आती है सबको, है ना? आप देख देख सकते हो, घुरा सकते हो, काट नहीं सकते। नहीं समझा आप बात? आप अकाउंट्स बना चुके हो आपने अप्रूव भी कर लिए, उसके बाद आपने ऑडिटर को दिया है कि आप अपनी ओपिनियन दो कि हमने जो काम किया है ना, क्या वो सही है या गलत है। अब जब अपनी ओपिनियन देता है, वो 4 तरह की ओपिनियन होती है, क्वालिफाइड, अनक्वालिफाइड, एडवर्स, या आगे से ही क्या ऊपर नीचे की सीक्वेंस में बोल रहे हैं ना, तो सब ऊपर नीचे हो गया। क्वालिफाइड, अनक्वालिफाइड, एडवर्स। क्वालिफाइड मतलब अरे हीरा है हीरा, पर उसमें 2 खोटे शौक है, दारू बहुत पीता है और सट्टा बहुत खेलता है, बाकी सब सही है। ये हो गई क्वालिफाइड, बात समझ में आ रही? अनक्वालिफाइड मतलब सब सही, इसे पता है आसान शब्दों में क्या कहते हैं? क्लीन रिपोर्ट, क्लीन रिपोर्ट। हाँ कह सकते हो, आप कह सकते हो। आप कहो ना हीरा है हीरा, सामने देखो हीरा है हीरा, वो कह रही हो ओहो ओहो। मान लो हीरा है हीरा, आपको चिराग लेके ढूंढो तो कहीं ऐसा जना नहीं मिलेगा। अब ये बात आज के डायनामिक एनवायरनमेंट में ये भी हजम नहीं होती ना, तो आप बताओ क्वालिफाइड ज्यादा प्रेफरेबल ओपिनियन होती है अनक्वालिफाइड? अगर कोई अनक्वालिफाइड ओपिनियन अनमॉडिफाइड ओपिनियन दे देना, तो आप मान लो डाउट अपने आप आ जाते हैं। 100% ऐसे एनवायरनमेंट में कौन सी कंपनी है जिसमें कुछ भी गलत नहीं है? एडवर्ड्स कब आएगी? बहुत बढ़िया बंदा, दारू पीता है, सट्टा खेलता है, चरस गांजा सारे काम है इसके, मतलब आप मान के चलो इसके लिए, इसके लिए क्वालिफाइड सफिशिएंट नहीं है, इसलिए मैंने कौन सी दी है। अब कोई कहे अचानक से अनुराग पे ओपिनियन दो, मैंने डिस्क्लेमर, मतलब आप कहो ना ये सही है गलत है, मैंने कहा डिस्क्लेमर मैं नहीं कह सकता। डिस्क्लेमर मतलब व्हेन यू आर नॉट इन अ पोजीशन टू फ्रेम एन ओपिनियन। ये बात समझ में आ गई? चारों में से प्रेफरेबल ओपिनियन कौन सी है, ये बात समझ में आ गई? अच्छा, ऑडिटर जब ओपिनियन देता है तो डिटेल चेक करता होगा ना सारी पहले, या टेस्ट चेक? ऑडिटर कभी डिटेल चेक नहीं करता, ऑडिटर केवल, ये इनहेरेंट लिमिटेशन है ऑडिट की। जो फाइनल में डीडी कभी पढ़ चुके हो ना, उनको पता है वहां लिखा हुआ है, ये इनहेरेंट लिमिटेशन होती है ऑडिट की कि ऑडिटर टेस्ट चेक करता है, डिटेल चेक नहीं करता। अच्छा, व्हाट वुड बी योर आंसर अगर ये इन्वेस्टिगेशन वर्ड होता है यहाँ पे? इन्वेस्टिगेशन में डिटेल होता है, ऑडिटिंग में ऊपरी ऊपरी। अच्छा, ऑडिटर है, एक बहुत प्यारा सवाल है, सबको याद होगा ये। ऑडिटर ने ऑडिट करी, ऑडिट करने के बाद ये बात फ्यूचर में सामने आई कि जिस साल की उसने ऑडिट करी थी ना, कंपनी ने डिविडेंड दिया था, वो भी कैपिटल अकाउंट से दिया था, और ये बात ऑडिटिंग में भी सामने नहीं आ पाई। क्या ऑडिटर लाइबल है या नहीं? ऑडिट हो गई, कंप्लीट हो गई, रिपोर्ट आ गई, बाद में ये बात सामने आई कि इस साल का डिविडेंड तो आपने कैपिटल अकाउंट से पे करा है, क्या ऑडिटर लाइबल है या नहीं? क्यों लाइबल है? ये इतना बड़ा इवेंट है, ये इतनी बड़ी डिटेल है, अगर आप टेस्ट चेक भी तरीके से कर लेते ना, ये बात सामने आ जाती। इसका मतलब ये आप प्रोफेशनली नेग्लिजेंट थे अपना काम करने में। ये चीजें याद आ रही है? जिसने वीडियो देखे हुए हैं, जिसने क्लास अटेंड करी हुई है ना, यही सब बातें उसमें बोली हुई है मैंने। अब एक बार एकदम ध्यान से एक बार सामने फोकस कर लो, काम का पार्ट है, सवाल बनते हैं एग्जाम में, ध्यान से कर लो एक बार। इस पैरा में कुछ नहीं बता रखा ऑडिटर कौन होता है, कौन ऑथराइज है, ये बता रखा, और एक बात ये बता रही है ऑडिटर हमेशा ओपिनियन देने के लिए आता है, वो कभी भी डिटेल चेक नहीं करेगा, उसको नहीं मतलब आपने क्या किया, वो तो देख के केवल अपनी ओपिनियन दे रहा है। एलिजिबिलिटी एंड क्वालिफिकेशन कौन करेगा? इंडिविजुअल भी हो सकता है,
फर्म भी हो सकती है, लेकिन फर्म वो होगी जिसके मेजॉरिटी पार्टनर सीए भी है और प्रैक्टिस इन इंडिया कर रहे हैं। इंडिविजुअल तो आप लग जाओ, आप लग जाओ, मैं लग गया। फर्म लगा लो, हाँ लगा लो, बट एक कंडीशन क्या है, मेजॉरिटी ऑफ द पार्टनर कहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं, इंडिया में, तो ही फर्म लगेगी। Where a firm including LLP is appointed as an auditor, only the partner who are chartered accountant shall be authorized. यार जैसे फर्म हुई, एलएलपी हुई, मान लेते हैं हम लोग वहां के पार्टनर्स हैं, हमने एम्प्लॉय भी लगा रखे हैं जो सीए हैं, साइन कौन करेगा? साइन केवल कौन कर सकते हैं? आपको याद है पार्टनरशिप फर्म में म्यूचुअल एजेंसी होती है, ऑडिट हमें फर्म के नाम से मिली है, हम 5 जनों की फर्म है, फर्म को ऑडिट मिली है, इसका मतलब क्या है? मैं जाऊं, ये जाए, ये जाए, ये जाए, हम में से कोई भी जा सकता है। ये बात समझ में आ गई? कोई एम्प्लॉय साइन कर सकता है क्या? अच्छा, एम्प्लॉय सीए भी है, क्योंकि वो क्या होना चाहिए था, इन प्रैक्टिस होना चाहिए था, और साथ में पार्टनर। इस पे भी केस स्टडी आई हुई है, इस पे भी केस स्टडी आई हुई है। ये बड़ा काम का टॉपिक है। इन जनों को डिस्क्वालीफाई कर दिया, फुर्ती से बोलते चलो, पहला क्या है? एलएलपी अलाउड है, एलएलपी अलाउड है। एलएलपी का कंसेप्ट आया ही प्रोफेशनल्स के लिए, ये बॉडी कॉर्पोरेट है, आपको पता है एलएलपी भी बॉडी कॉर्पोरेट है, तो आप ये कह सकते हो हाँ सारे बॉडी कॉर्पोरेट को अलाउड नहीं है, एक्सेप्ट सेकंड क्या है, इंटरनल ऑडिट कर सकते हैं लोग, इंटरनल ऑडिट कंपनी के अंदर वाला भी कर सकता है, बट कंपनी ऑडिट, कंपनी का ऑफिसर एम्प्लॉय नहीं। ऑफिसर वर्ड मतलब ये कंपनी के जनरली ऑफिसर एम्प्लॉय की बात हो रही है, ये सीए सीए से तो मतलब ही नहीं है यहाँ पे। ये तो बोल रहे अंदर वाले जो लोग आपके यहाँ जो काम करते हैं ना, उनको मत लगा लेना ऑडिट करने के लिए, और जब तुम्हारे यहाँ काम करे प्रैक्टिस में वैसे भी नहीं होंगे। और दूसरी बात, ये तो नॉर्मल एम्प्लॉय की भी बात करते हैं, आप पर्सन हु इज अ पार्टनर और हु इज इन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ एन, ऐसे लोग जो पार्टनर हैं, नहीं तो किसकी एम्प्लॉयमेंट में है, मेरे ऑफिसर या एम्प्लॉय, मेरे ऑफिसर एम्प्लॉय ये, इनके अंडर ये पार्टनर और ये इसकी एम्प्लॉय, ये भी डिस्क्वालीफाइड। पता है रीजन क्या है? एक इंडिपेंडेंट पर्सन आना चाहिए ऑडिट करने के लिए, जिसका कंपनी से कोई लेना देना डायरेक्टली इनडायरेक्टली ना हो। चौथा पॉइंट क्या है? 100 बातों की एक बात, आप या आपके रिश्तेदारों के पास कंपनी में कोई इक्विटी इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। आपके पास तो, अगर लाइन याद आ रही हो किसी को, आपके पास तो एक भी शेयर नहीं होना चाहिए, बट अगर आपके रिश्तेदार है तो उनके पास लिमिट कितनी है? आप अंदाजा लगाओ, दिमाग खराब हो जाएगा। 1 लाख रुपए फेस वैल्यू तक के शेयर आपके रिलेटिव होल्ड कर सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। एमआरएफ के 1 लाख अगर ये हुए तो 10,000 तो शेयर हो गए, और एक की 1,15,000 वैल्यू हो गई, बट स्टिल आप लग सकते हो। मेरे भी नहीं समझ में आ रहा है इन लिमिट्स का यूज क्या है। ये इससे पहले कम थी, ये बहुत कम थी पहले, उसके बाद ज्यादा हुई है ये। पहले माइट भी जहां तक मुझे आता है 5,000 रुपए थी, अब बढ़ा दी इसको। वो जो भी है, जो है सामने वो यही है। इन द इवेंट ऑफ अक्वायरिंग एनी सिक्योरिटी इंटरेस्ट बाय रिलेटिव, सुनो ध्यान से, above threshold prescribed the corrective action to maintain the limit shall be taken by the auditor within, लगा लिया, उस टाइम नहीं था, आगे बढ़ गई लिमिट, बढ़ने के बाद हम आपको कितने दिन दे रहे हैं? 60 डेज के अंदर आप लिमिट तक आ जाओ, अगर लिमिट तक नहीं आए ना तो डिस्क्वालीफाई। फिर सुन लो बात, लगे लगे ठीक था, आगे जाके स्टेक बढ़ गया, आप क्वालिफाई नहीं हो रहे, हमने आपको 60 डेज दिए, बढ़ी हुई लिमिट को नीचे ले आओ, अगर नीचे नहीं लाए ना तो डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। आप कंपनी के डेटर हो 5 लाख या उससे ज्यादा के लिए, नहीं तो ये आपने क्या दे रखी कंपनी में, किसी थर्ड पर्सन के लिए गारंटी दे रखी, वो भी इन एक्सेस ऑफ 1 लाख। इन डेटेड हो, समझ में आ गया, डेटर है। गारंटी देने वालों को भी हमने हटा दिया, क्योंकि उनकी आज लाइबिलिटी नहीं है, बट कल तो आ सकती है। आप पर्सन और अ फर्म हु डायरेक्टली इनडायरेक्टली हैज अ, इस पर स्टार मार्क लगा दो। ये नीचे समझा रखा है बिजनेस रिलेशनशिप क्या होता है, ये पढ़ो ध्यान से।
लगा जब क्वालिफाइड था, लगने के बाद डिस्क्वालीफाई हो गया या कोई पॉइंट पे हिट हो गया, आगे जाके ऑफिस आपको क्या करना पड़ेगा? वेकेट। क्रक्स ऑफ द पॉइंट ये लगाने से पहले चेक कर लो, लगाने के बाद भी अगर आप डिस्क्वालीफाइड हो गए तो आगे जाके यू हैव टू वेकेट योर ऑफिस। अब सबसे काम की बात है ये, बिजनेस रिलेशनशिप का मतलब क्या है? नीचे पढ़ो। बिजनेस रिलेशन का मतलब है कोई कमर्शियल ट्रांजैक्शन करना, एक्सेप्ट, मतलब ये कमर्शियल ट्रांजैक्शन पढ़ो क्या लिखा है, इसे आप बिजनेस रिलेशनशिप मत करना, क्योंकि मैं आया था प्रोफेशनली, जो मुझे सर्विस देनी थी वो दी और मैं देके चला गया। कमर्शियल ट्रांजैक्शन विच आर इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस ऑफ द कंपनी एक्ट, कुछ याद आ रही है ये बात? ऑडिटर मुझे लगाना था मेरे साथ, मैं आपके होटल में आके रुका था, रूम रेंट था, ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का था, मैं ऑडिटर पे बना देता हूँ। 5,000 रुपए का रूम रेंट था और आपने मुझसे भी 5,000 ही चार्ज करे। आपके लिए बिजनेस था, मैंने भी आपके साथ एक कमर्शियल ट्रांजेक्शन करा, क्या मैं क्वालिफाइड हूँ? रूम रेंट कितना था और आपने चार्ज कितना करा है, फिर दिक्कत क्या है? बट अगर 5,000 का 2,500 कर लिया ना तो डिस्क्वालीफाइड है। बात समझ में आ गई? बिजनेस रिलेशन मतलब कमर्शियल ट्रांजेक्शन, कमर्शियल ट्रांजेक्शन मतलब ये वाले नहीं, कौन वाले नहीं, प्रोफेशनल सर्विस, ये तो वो कमर्शियल ट्रांजेक्शन जो आर्म्स लेंथ प्राइस पे हुआ है। डन है यहाँ तक? ये a person whose relative is a director or is in the employment of the company as a director or KMP, a person who is in a full-time employment or a person or a partner of a firm holding appointment as auditor, if such person or partner as at the date of such appointment or reappointment holding office in more than, एक इंसान मैक्सिमम कितनी कंपनीज की ऑडिट करेगा? आपको तो मैं लगा रहा हूं ना, लगाने से 20 की लिमिट एक्सीड हो रही है, अगर 20 की लिमिट एक्सीड हो रही है तो भी आप क्या हो रहे हो? यहां तक क्लियर है ये? अभी तक सीखने वाली बातें पता है क्या थी? एलएलपी बॉडी कॉर्पोरेट, ऑफिसर एम्प्लॉय, उनका पार्टनर उनका एम्प्लॉय, इनडेटेड वाली बात, कितना अमाउंट था? 5 लाख से ज्यादा, गारंटी वाला अमाउंट 1 लाख से ज्यादा, एक बीच में वो पॉइंट था सिक्योरिटी, आपके पास तो एक का भी शेयर नहीं, रिलेटिव के पास लगते वक्त तो सही था, आगे लिमिट एक्सीड हो गई, 60 डेज का समय है, आप नीचे आ जाओ। लगाया जब क्वालिफाइड, आगे लगाया डिस्क्वालीफाइड, तो आगे जाके यू हैव टू वैकेट योर ऑफिस। आपका कोई बिजनेस रिलेशन है, बिजनेस रिलेशन मतलब कमर्शियल ट्रांजेक्शन, कमर्शियल में ये दोनों शामिल नहीं है। यहां तक की बात समझ में आ गई? नीचे पढ़ो ध्यान से। जब 20 कंपनियों की बात करूंगा ना, जब 20 कंपनियों की बात करूंगा, कौन कौन सी कंपनियां 20 में शामिल होती हैं? जनरली जो होती है वो हो गई, ये सारी नहीं होती। कौन कौन सी? और लास्ट में वो प्राइवेट कंपनी, नाम से अगर समझोगे ना, ये सब छोटी छोटी कंपनीज है, इनमें लग जाओ आप। अगर मान लो 30 कंपनियां आपके पास है, 10 ये वाली है, तो आप लिमिट एक्सीड नहीं करते, आपकी लिमिट अभी भी 20 इंटैक्ट है। नीचे ध्यान से पढ़ो। क्या मतलब हुआ इसका? In case of auditor being an individual, either himself or through his relative or any other person connected or associated with such individual or through any other entity whatsoever, क्या लिखा है आगे? Has significant influence or control, or whose name, trademark, brand is used by क्या मतलब हुआ ये? आप किसी का ब्रांड, किसी का ट्रेडमार्क काम में ले रहे हो, ये तो आपके होने या नहीं होने से सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? इसे हमने नाम क्या दिया? डायरेक्टली इनडायरेक्टली टू इंक्लूड। अगर मैं नहीं होऊंगा ना तो मान लो वो काम नहीं हो पाएगा। ब्रांड ट्रेडमार्क हम लोग काम में ले रहे हैं, तो ऐसे नहीं काम होगा। नीचे क्या लिखा है?
In case auditor being a firm itself, through any partner, through any parent, subsidiary, associate entity, through any other entity whatsoever, in which partner firm has a significant मतलब क्रक्स क्या बना, अगर फर्म वर्म की बात हो रही है ना, ऊपर तो इंडिविजुअल रेस्पेक्ट में आ गया और नीचे फर्म के रेस्पेक्ट में कोई पार्टनर भी इस तरीके से कनेक्टेड नहीं। अगर होगा ना, आप मान के चलना कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंस अफेक्ट हो जाएगी। यहां तक डन है ये? एक टाइम लिमिट्स थी। हाँ मेरे को तो याद नहीं, मेरे को तो याद नहीं। वो कहीं तू किसी किसी और टॉपिक को कनेक्ट करता है यहाँ पे, इसमें नहीं है वो। आप जब भी किसी ऑडिटर को लगाते हो ना एक एनडीए साइन होता है पहले, नॉन डिस्क्लोजर। इसका रीजन बताऊं क्या है? ऑडिटर को कंपनी के बारे में कंपनी से ज्यादा पता है। आप जितना नहीं जानते ना, उससे ज्यादा ऑडिटर जानता है। अब एक सिंपल वन लाइनर, पहला ऑडिटर कितने दिन में अपॉइंट होता है? 30 days ऑफ कौन सी मीटिंग में? जब बोर्ड मीटिंग पढ़ा था ना अपन ने, वहां पे लिखा है कि पहली बोर्ड मीटिंग इनकॉर्पोरेशन के 30 दिन में। अगर बीएम में नहीं हो पाया तो जनरल मीटिंग में हो जाएगा। तो जनरल में इसका टेन्योर कितना होगा? फर्स्ट ऑडिटर का टेन्योर फर्स्ट एजीएम तक ही होता है। फिर फर्स्ट एजीएम के बाद सब्सीक्वेंट ऑडिटर लगता है फ्रॉम द एंड ऑफ फर्स्ट एजीएम टिल द कंक्लूजन ऑफ सिक्स्थ एजीएम। अगर याद आ रही है ये बात, 30 दिन में बीएम नहीं हुआ तो शेयर होल्डर कर लेंगे। उसका टेन्योर कितना होता है? फर्स्ट एजीएम। फर्स्ट ऑडिटर के बाद आता है सब्सीक्वेंट, उसका टेन्योर कितना होगा? वहां से लेके छठी एजीएम के कंक्लूजन तक। हाँ। हम्म। अभी देखते हैं, आगे है ये, आगे है ये डायरेक्टर का भी पढ़ा होगा ना, ये ऑडिटर पढ़ा है मैंने, साइड में लिखवा भी रखा है ऐसे। कैजुअल वैकेंसी अगर डायरेक्टर में आ गई, ये ऑडिटर में आ गया, मैंने लिखवा भी रखा है पूरा ये। बात चली है तो याद करो, डायरेक्टर के केस में कैजुअल वैकेंसी आई, तो वो वैकेंसी जो बंदा फिल कर रहा है उसका टेन्योर कितना होगा? ऑडिटर के केस में 10 अगली एजीएम तक, 10 अगली एजीएम तक। फिर हम देख लेंगे हमें उसको रेगुलर लगाना है नहीं लगाना। हाँ, ऑडिटर मे बी रीअपॉइंटेड एट एन एजीएम इफ, ये अपॉइंट की नहीं बात हो रही, ये रीअपॉइंट की हो रही है। कब? वो रीअपॉइंट होने के लिए डिस्क्वालीफाइड नहीं है। सेकंड, उसने राइटिंग में अपनी अनविलिंगनेस नहीं दी है। और लास्ट, ऐसा कोई स्पेशल रेजोल्यूशन मीटिंग में नहीं रखा जा रहा कि इसे हमें नहीं लगाना है। अगर आप इन पॉइंट्स में फॉल नहीं हो रहे हो ना, तो आप ऑटोमेटिकली रीअपॉइंट हो जाते हो। अदरवाइज क्या होगा? अगर इन पॉइंट्स में आ गए तो आप रीअपॉइंट नहीं होंगे। डिस्क्वालीफाइड, अनविलिंग, नहीं तो रखा रेजोल्यूशन बट वो पास नहीं हुआ। ये देखो नीचे इन्हीं चीजों को ध्यान में रख के टेबल बना रखी है, और बहुत बढ़िया टेबल है। आप तो ये कर लो, सिंपल है ये अगर बात करोगे कौन कौन सी कंपनी है, नॉन गवर्नमेंट कंपनी की अगर अपन बात करते हैं, तो नॉन गवर्नमेंट कंपनी में पहले ऑडिटर का अपॉइंटमेंट कौन करेगा? कितने दिन में होगा? अगर नहीं हो पाया तो इनकॉर्पोरेशन है ये, तो डेज कितने हुए ये? 30 + 60, 30 + 60। अगर बात करूं राइट साइड, लिस्टेड कंपनी, स्पेसिफाइड कंपनी, मतलब लिस्टेड कंपनी के केस में क्या है? सेम लिखा हुआ है। टेन्योर कितना है? सरकारी कंपनी के केस में आ जाओ, नहीं हुआ तो, अगर नहीं हुआ तो मतलब यहाँ पे सीएजी के केस में 3 ऑप्शन आ गए, सीएजी, बीओडी और मेंबर। और जनरली नॉर्मल केस में बीओडी और मेंबर।
टेन्योर कितना हुआ पहले दो केसेस में? पहले ऑडिटर का टेन्योर फर्स्ट एजीएम तक ही है। किसको? एक मिनट आता हूँ। फर्स्ट ऑडिटर शेल होल्ड ऑफिस टिल द कंक्लूजन ऑफ द फर्स्ट एजीएम। मतलब आप ये कह सकते हैं फर्स्ट ऑडिटर के केस में तो जनरली सबका टेन्योर फर्स्ट एजीएम तक ही। अब सिंपल सवाल, सरकारी कंपनी के केस में ऑडिटर 5-5 साल के लिए अपॉइंट होता है क्या, या सालाना अपॉइंट होता है? अगली हेडिंग क्या आ रही है? अपॉइंट कौन करते हैं? कब तक के लिए? इस केस में भी ऑलमोस्ट वही बात लिखी। सीएजी के केस में लिखो, देखो क्या लिखा है। मतलब 1 अप्रैल जब चालू होगा ना, नया साल चालू होगा, उसके ऑलमोस्ट 6 महीने में आपको सब सीक्वेंट ऑडिटर लगाना है। यहाँ पे लिखा है टिल द कंक्लूजन ऑफ 6th एजीएम। यहाँ पे उसी बात को हल्का सा घुमा के 5 या 10 साल लिखा है, बात वही है यहाँ पे। इसका टेन्योर कितना होगा सरकारी वाले के, सब सीक्वेंट वाले केस पे? सब सीक्वेंट वाले केस में साल दर साल अपॉइंट होता है, और जनरली केस में कहा जाऊं ना तो सब्सिक्वेंट ऑडिटर 5-5 साल के लिए अपॉइंट होता है। सरकारी केस में सालाना अपॉइंट होता है, और सालाना भी कम, साल चालू होने के 180 दिनों में। मर आ गए, कैजुअल वैकेंसी आ गए, रेजिग्नेशन आ गया, तो क्या होगा? एक बार लगा तो बीओडी लेंगे, शेयर होल्डर का अप्रूवल ले लेंगे, लेकिन इसका टेन्योर कितना है? ऐसा नहीं होगा 5 साल के लिए लगाया, 2 साल के बाद वैकेंसी आ गई तो उसका टेन्योर 3 साल होगा। इसका टेन्योर केवल कब तक का है? अगली एजीएम तक का। यहाँ पे भी ऑलमोस्ट वही है। ये पढ़ो क्या है सर, इसमें टेन्योर क्यों नहीं बता रखा? इनका तो वैसे ही सालाना होता है। तो मान लो 1 साल के लिए अपॉइंट हुआ था, अगली एजीएम तक के लिए, बीच में डेथ हो गई, तो इसकी जगह भी जो आएगा वो भी तो अगली एजीएम तक ही हुआ, जितना पुराने वाले का टाइम बाकी था शॉर्ट पे। यहां तक क्लियर है? यहां तक कोई डाउट है? सामने ध्यान लगाए। बेटा ये जो अगली हेडिंग आ रही है ना, ये जो अगली हेडिंग आ रही है, मैनर एंड प्रोसीजर ऑफ सिलेक्शन अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर है। ये पूरा वो तरीका बता रखा है जो टेबल में था। अब एक बात बताओ, ऑडिटर को जब लगाना होगा, ऑडिटर को जब लगाना होगा, अगर कंपनी में ऑडिट कमेटी होती है तो कैसे काम होगा, ऑडिट कमेटी नहीं होगी तो कैसे होगा? ऑडिट कमेटी होगी तो ऑडिट कमेटी डील करेगा। कोई कंफ्यूजन हुआ तो सबसे पहले वो चीज को रेफर करता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को। अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर फेवर में एग्री है तो बात अलग है, अगर एग्री में नहीं है तो चलेगी किसकी? चलेगी तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की, क्योंकि कमेटी निकली कहां से? और आप ये पूरा पेज देखोगे ना नीचे, ये देखो, ये वही सेम कहानी लिखी है, ऑडिटर अपॉइंटेड द एजीएम कंक्लूजन 6। अगर बोर्ड अग्री हुआ विद द रिकमेंडेशन ऑफ ऑडिट कमिटी, इट शैल फर्दर रिकमेंड द अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर टू द मेंबर। मतलब आप बताओ किसको लगाना है, हम चेक करेंगे इसको लगाना है या नहीं लगाना है। अगर इसको लगाना है तो बात खत्म, अगर नहीं लगाना है तो मैं तुम्हें वापस कहूंगा कि इस नाम पे फिर से विचार करो। तुम नहीं मान रहे, नाम फिर जाएगा तो वही जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कहेंगे, ऑडिट कमेटी नहीं। सिंपल सी बात है, मैंने एक ऑडिट कमेटी बनाई, ऑडिट कमेटी बना तो दी, ऑडिट कमेटी ने नाम बता दिया राम कुमार शर्मा। अब वो राम कुमार शर्मा के नाम को फाइनलाइज पहले बीओडी करेंगे। बीओडी अगर सेटिस्फाई नहीं है तो उस राम कुमार शर्मा का नाम वापस से हम कहेंगे ऑडिट कमेटी को फिर से रिकंसिडर करो। अगर वो नहीं मानते, कोई दूसरा नाम नहीं देते, तो चलेगी फाइनली बीओडी की। और जब तक बीओडी सेटिस्फाई नहीं होंगे ना जिस नाम पे, नाम वो ही मेंबर तक जाएगा जिसके लिए कौन सेटिस्फाई होंगे? बीओडी। ये चीज समझ में आ गई? ये नीचे कंडीशंस आ रही है, अपॉइंटमेंट वो जो ऊपर टेबल पड़ी थी ना आपने, ये सेम वही टेबल है यहाँ पे। यहां आ जाओ आप ध्यान से। रोटेशन मतलब आपको बदलना पड़ेगा ऑडिटर, बदलना कब पड़ेगा? कौन सी कंपनीज में? लिस्टेड कंपनी, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ या उससे ज्यादा है, सारी प्राइवेट कंपनी जिनकी कैपिटल 50 करोड़ या उससे ज्यादा है, और सारी पब्लिक कंपनीज। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? ऑल में कौन सी आई? ऑल में लिस्टेड भी आ गई क्या? लिस्टेड तो वैसे ही आ गई। तो ये ऑल में
अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी भी आ गई। अब ये केस क्या लिखा हुआ है, मतलब सीधी सीधी बात ये है, लिस्टेड पे होगा ही होगा, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी 10 करोड़ कैपिटल, ऑल प्राइवेट कंपनीज 50 करोड़, ये तो वो कंपनी जिनकी बोरोइंग शोरोइंग कितनी आ रही है 50 करोड़ है उससे ज्यादा, ऑल कंपनीज है, अब वो चाहे अनलिस्टेड पब्लिक हो या प्राइवेट हो, इससे फर्क नहीं, मतलब ये दोनों कंडीशन पूरी नहीं हो रही, बट आपकी कंपनी इस पॉइंट में आ गई तो भी आपके ऊपर रोटेशन होगा। रोटेशन का मतलब क्या है, आपको बदलना पड़ेगा, आपको बदलना पड़ेगा हर 5-5 साल या 2 टर्म के यानी 10 साल के बाद, यू हैव टू रोटेट योर ऑडिटर। ऐसा नहीं रहेगा ये है तो यही रहेगी, ये है तो यही रहेगी, वो तो आप पीछे पड़ गए, 5 साल के बाद वो रोटेट होता है, कूलिंग पीरियड आता है, ये उसी की बात हो रही है, ये जनरली कूलिंग पीरियड की ही बात हो रही है। वापस सुन लो बात, इंडिविजुअल के केस में, फर्म के केस में, उसके बाद क्या आएगा, और ये करना किस केस में, तब आपकी कंपनी ऊपर वाले पॉइंट्स में फॉलो हो रही है। अच्छा ये प्रोविजन कहाँ एप्लीकेबल नहीं होगा, ये क्या करेंगे इनको रोटेट करके, स्मॉल कंपनी 1% कंपनी में ऐसा कोई रोटेशन सिस्टम नहीं चलता, 1% स्मॉल कंपनी, डोरमेंट कंपनी में तो होगा ही होगा बाय चांस। और अच्छा एक चीज बताओ, डोरमेंट कंपनी कितने साल तक डोरमेंट रहती है, 5 साल के बाद क्या होगा, और 5 साल के बाद तो आप वैसे ही एक्टिव हो गए, और एक्टिव हो गए तो डोरमेंट वर्ड तो वैसे ही हट गए, समझ में आ रही है बात। 2 साल बोला था अभी किसी ने, कि डोरमेंट को, डोरमेंट का स्टेटस शायद 5 साल मिलता है, डोरमेंट का स्टेटस लेने के लिए वो 2 साल वाला पॉइंट था, और नहीं हुआ तो आपका नाम स्ट्राइक ऑफ हो जाएगा, स्ट्राइक ऑफ के बाद फिर आईबीसी में चली जाएगी। रोटेशन रोटेशन रोटेशन, ये वही है, ये वही बात आ गई। अब आ जाओ यहाँ पे, ये ऊपर वाले वो पॉइंट आ गया सेम, कैजुअल वैकेंसी टेबल में था सेम, ये भी वही है, यहाँ आ जाओ, पढ़ो ध्यान से क्या लिखा है, एनसीएलटी खुद, नहीं तो सीजी अप्लाई कर दे, नहीं तो कोई भी कंसर्न पर्सन अप्लाई कर ले, कहां पे, एनसीएलटी में, किस चीज के लिए। अब ऑडिटर चेंज कब होगा, या तो फ्रॉड्यूलेंट मैनर में वो काम कर रहा है, जिस तरीके से काम कर रहा है ना उससे उसकी इंडिपेंडेंस अफेक्ट हो रही है, वो बायस्ड होके काम कर रहा है। इन केस एप्लीकेशन इज मेड बाय सीजी एंड द एनसीएलटी बीइंग सेटिस्फाइड, change is required, it shall within 15 days of such application make an order that auditor shall not function as an auditor of the company and the central government may appoint another person in his place. This will happen only when the application is made by, सबसे मेन बात ये है, सबसे मेन बात ये है, क्या मतलब हुआ पॉइंट का, एप्लीकेशन मतलब सीओ मोटो खुद भी हो सकता था, एनसीएलटी नहीं तो सीजी एप्लीकेशन दे दे, नहीं तो पर्सन कंसर्न, बट ये वाला पॉइंट के 15 दिन में ताबड़तोड़ ये काम होगा, ये केस केवल कब होगा, मासम हाँ, हाँ, ऑडिटर को हटा भी सकते हो क्या, तो ऊपर क्या हुआ था फिर, हाँ, वो एनसीएलटी की पावर थी, ये किसकी पावर है, हटा तो वहां पे भी है, बट यहाँ पे कौन हटवाना चाह रहे, डायरेक्टर में भी एक रिमूवल का सेक्शन आता था, जब हटाया जाता था तो एक बार बोलने का मौका देते थे, रिप्रेजेंटेशन का राइट देते थे, एक बार पढ़ना था क्या लिखा फिर, यहाँ पढ़ो क्या लिखा, यहाँ पे एसआर लिखा हुआ है और वहां पे ओआर से भी काम हो जाता है, आगे पढ़ो, विद द प्रीवियस अप्रूवल ऑफ, यार ऑडिटर को हटाना है तो एक कंडीशन हो गई एसआर प्लस प्रायर सीजी अप्रूवल, ऑडिटर को हटाना इतना मुश्किल काम क्यों है,
आप बोलने में फील ले लो ना, आप बोलने में फील ले लो। ऑडिटर को हटाना है, हर किसी को नहीं हटाना है। आप समझो मेरी बात क्या है। इसको हटाने का मतलब ये, कंपनी में कहीं ना कहीं डाउट आ जाते हैं, कुछ गलत है, ऑडिटर गलत है, कंपनी के स्टेटमेंट गलत है, तो आप हर किसी को नहीं हटा रहे हो। डायरेक्टर को हटाना होता है तो ओआर से ही काम हो गया, कोई एनसीएलटी अप्रूवल नहीं लेना। लेकिन जैसे ही टर्म में ऑडिटर आ गया तो यहाँ पे ओआर का एसआर हो गया और प्रायर सीजी अप्रूवल का पॉइंट आ गया। केवल एक रीजन है, हटा किसको रहे हो? ऑडिटर को। ऑडिटर भी कोई इंटरनल ऑडिटर नहीं, कंपनी ऑडिटर। नीचे पढ़ो ध्यान से। हटाओ बिफोर द एक्सपायरी ओनली, पहले क्या लेना है? कंपनी शैल होल्ड जीएम विद इन 60 डेज, मतलब पहले ऐसा रहा है, पहले सीजी अप्रूवल है। अब मेरे तो ये समझ में नहीं आया, जब सीजी अप्रूवल मिल ही गया, समझ में आ रही है बात? ये बल्कि उल्टा होता ना, पहले हम एग्री होते तो होता। ये कहते सीजी अप्रूवल मिल गया, द कंपनी शैल होल्ड एजीएम विद इन 60 डेज ऑफ रिसिप्ट ऑफ सीजी अप्रूवल फॉर पासिंग, ऐसा। क्योंकि हमें वहां पे जनरली ओवर से ही काम हो जाता है। द ऑडिटर कंसर्न शैल बी गिवन अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। क्रक्स ये बना, एनसीएलटी भी हटवा सकता है, आप खुद भी हटवा सकते हो। खुद को हटवाना है तो सीजी अप्रूवल, सुनो सुनो सुनो, खुद को हटवाना है तो सीजी अप्रूवल, और सीजी हटाना चाहे तो उसे एनसीएलटी को बोलना पड़ेगा। नहीं समझे? सीजी हटवाना चाह रही है किसी भी कंपनी के ऑडिटर को, वो एनसीएलटी को बोलेगा। अगर कंपनी को हटाना है तो हटा कंपनी सकती है, लेकिन पहले सीजी से अप्रूवल लेगी। ये है। ऑडिटर रिजाइन कर सकता है बीच में। सबसे मेन बात इसमें क्या है? क्यों रिजाइन करा, रीजन क्या है, डिटेल्ड रीजंस क्या है, अदर फैक्ट्स क्या है रेजिग्नेशन के। अब ये कैजुअल वैकेंसी हो गई, ये कैजुअल वैकेंसी हो गई। अच्छा एक बात बताओ, कैजुअल वैकेंसी एक तो रेजिग्नेशन की वजह से आ जाए, एक डेथ की वजह से आ जाए, ज्यादा बड़ा क्या है? ज्यादा बड़ा रेजिग्नेशन है। हम ये नहीं, मरते तो हम आमतौर पे रहते, मरना किसी के हाथ में नहीं था। अगर इसने रिजाइन किया है ना, तो हम मानते हैं कुछ तो गड़बड़ है, इसने रिजाइन किया है। रिलायंस इंफ्रा करके एक कंपनी है जिसमें शायद 800 करोड़ का हिसाब नहीं मिला था, ऑडिटर ने चलती ऑडिट बीच में छोड़ दी, और जैसे ही ऑडिट छोड़ी स्टॉक क्रैश हो गए सारे, कि ऑडिटर छोड़ के गया। आप तो ये मान लो सर्जरी ओपन कर ली, ओपन करे बाद बीच में छोड़ के भाग गया, ये कहानी है। रेम्यूनरेशन कितनी होगी? जो अपॉइंट करेगा ना, डिसाइड वही करेगा, पे कंपनी करेगी। ये की लाइन मैंने बोली हुई है, अपॉइंट जो करेगा, डिसाइड वो करेगा, पे कंपनी करेगी। लेकिन सुनो मेरी बात, अगर सरकारी कंपनी की बात करूं तो अपॉइंट कौन करता है? सीएजी। बट जनरली रेम्यूनरेशन डिसाइड कौन करते हैं? आप फिर सुनो मेरी बात, जो अपॉइंट करेगा, डिसाइड वो करेगा, पे कंपनी करेगी। सरकारी कंपनी के केस में अपॉइंट सीएजी करता है, बट रेम्यूनरेशन कंपनी ही डिसाइड करती है। ये इसका एक्सेप्शन होता है, ये इंपॉर्टेंट है। ये सर्विसेज ऑडिटर को देनी ही नहीं है, अगर दी है ना तो वो ऑडिट नहीं करेगा। कौन कौन सी? डायरेक्टली इनडायरेक्टली फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड आपने सारे काम करे हैं ना, तो उन्हीं फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिनको तैयार नहीं, तो जिनको बनाने में आपकी हेल्प लगी थी, उनकी ऑडिट आप करने नहीं आओगे, आपके अलावा कोई दूसरा ऑडिटर अपॉइंट होगा। ऑडिटर का राइट है एजीएम अटेंड करना, ऑब्लिगेशन है क्या? एग्जाम्पल याद हो एग्जाम का क्वेश्चन, चेन्नई में अटक गया, तेज बारिश थी तमिलनाडु, क्या कर सकता है अगर फर्म अपॉइंट हुई है तो? उसी क्वेश्चन को दूसरे रूप से देखो, एक इंडिविजुअल को अगर हमने ऑडिटर बनाया है तो क्या होगा, कैसे होगा? अगर इंडिविजुअल है तो उसका रिप्रेजेंटेटिव वो आना चाहिए जो खुद भी एलिजिबल होता है टू बी अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर। अगर इंडिविजुअल है तो वो सोल प्रोप्राइटर हो गया, तो अपॉइंट टेक्निकली चलेगा कहां पे? इंडिविजुअल या फर्म के केस में? बात समझ में आ रही है मेरी? इंडिविजुअल के केस में पॉइंट काम ही नहीं आएगा। फिर सुन लो, नहीं आ पा रहे, आप किसी और को भी भेज सकते हो जो एलिजिबल है टू बी अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर। ये कंसेप्ट मैं तो ये मानता हूं प्रैक्टिकली केवल कहां चलता है? फर्म में।
अब मेरी फर्म में अगर मेरे रिलेटेड कोई काम है, मैं नहीं जा पाया, मेरी फर्म का कोई दूसरा पार्टनर चला गया ना, मान लो हो गया काम, आप कभी केस वेस भी अगर करते हो, मान लो अगर जैसे एडवोकेट्स होते हैं, उनकी फर्म बनी हुई होती है, वकालतनामा साइन होता है, वकालतनामे पे केवल एक एडवोकेट का नाम नहीं होता। आप चाहो ना, आप पता कर लेना एक का होता है या ज्यादा का होता है। जिनके घर में भी अगर एडवोकेट है दो दो तीन तीन चार चार वकीलों के नाम होते हैं, क्योंकि एक वकील के पास 50 केस होते हैं। वो नहीं आ पाया तो क्या डेट अगली ले लेंगे? आप दूसरे को भेज दो जिसका नाम लिखा था। ये सेम क्वेश्चन पार्ट बी में आया हुआ है एग्जाम में। बहुत प्यारी चीज है, शानदार तरीके से समझाई हुई है। चीज समझो क्या है, इस केस में स्पेसिफिक इंक्वायरी करनी पड़ेगी। मतलब हम तो कहते हैं टेस्ट चेक है, नहीं, इन केसेस में तो आपको पूछना ही पड़ेगा। पहला केस क्या है? जो पैसा दिया है, जो एडवांसेस दिए, क्या वो प्रॉपर्ली सिक्योर्ड है? कहीं कंपनी का इंटरेस्ट तो अफेक्ट नहीं हो रहा? सर टेस्ट चेक है, हमने नहीं देखा, नहीं नहीं, आपको पूछना पड़ेगा अलग से। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? इस पे टेस्ट चेक मत लगाना कि टेस्ट चेक में हमने ये देखा ही नहीं। ये वो काम है जो ऑडिटर को पूछने ही पड़ेंगे, कोई ऑप्शन नहीं। सेकंड क्या है? कोई ऐसा ट्रांजैक्शन आपको दिख रहा है जो केवल एंट्री है, आपको रियल ट्रांजैक्शन नहीं लग रहा? लिया डिपॉजिट और आपने लिया लोन, और असेट की साइड आपने डिपॉजिट शो कर लिया, आपको डाउट आ रहा है, वरना कोई असेट है, कोई असेट है, आपने एंट्री तो दिखा दी, बट आपको कंपनी में वो असेट दिख ही नहीं रहा। तो आप पूछो मत, आपको पूछना पड़ेगा डिटेल में कि ये एंट्री की डिटेल बताओ। आप लोग नहीं करते कभी, घर से पैसा लिया, कहा कुछ और खर्च कहीं और किया, और डाउट आ जाए तो पेरेंट्स आपसे डिटेल्ड में पूरी इंक्वायरी करेंगे। बुक एंट्री का मतलब ये है, एंट्री तो पास कर दी बुक्स में, बट सामने दिख कुछ भी नहीं रहा। तीसरा क्या है? क्या मार्केट प्राइस से नीचे इन्वेस्टमेंट बिक सकते हैं या नहीं? मार्केट प्राइस से नीचे हाँ बिक सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कौन से केस में? जनरली अगर आप कोई भी इन्वेस्टमेंट मार्केट रेट से कम पे बेच रहे हो तो हम आपसे सवाल पूछेंगे, लेकिन हम सवाल कहाँ नहीं पूछ सकते अगर कंपनी कौन सी है? इसका रीजन बताओ। इनका ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस ही ये है। लोन एंड एडवांसेस शोन एज डिपॉजिट, मतलब लिया लोन, असेट साइड बैंक बढ़ना चाहिए था, आपने बैंक ना बढ़ा के डिपॉजिट का बैलेंस बढ़ा दिया। ये जिनके भी बिजनेस होते हैं ना, जिनके भी बिजनेस होते हैं, सभी जने करते हैं। पी एंडल में अपना पर्सनल खर्चा भी डाल दिया, ताकि कंपनी का प्रॉफिट कम हो जाए और टैक्स कम हो जाए। कैश में होते हैं क्या? अगर पहले वाली बातें अगर कैश में हुआ, क्या वो कैश एक्चुअली मिला भी या नहीं मिला, ये चेक करना। उसको वो सारे केसेस भी बैलेंस शीट पी एंडल के देखने पड़ेंगे जो उसको लग रहा है माइट बी मिसलीडिंग हो सकते हैं। ऑडिटर विल एक्सेस टू द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड वाउचर नॉट ओनली टू दोस कैप्ट एट द रजिस्टर्ड ऑफिस, मतलब केवल रजिस्टर्ड ऑफिस नहीं, क्या ब्रांच जाके ले सकता हूं? आप ब्रांच जाके भी स्टेटमेंट देख सकते हो, कोई रोक टोक नहीं है। यहां तक डन है। सरकारी कंपनी के केस में सीएजी अगर चाहे तो क्या करवा सकता है, आसान शब्दों में कहूं, सप्लीमेंट्री ऑडिट। सप्लीमेंट्री ऑडिट मतलब भेज तो दिया तुम्हें, बट तुम्हारे करे हुए काम से मैं सेटिस्फाई नहीं हो रहा और मेरे को डाउट आ रहा है, आप किसी और को भेज के वहां पे क्या करवा सकते हो? सप्लीमेंट्री ऑडिट मतलब करे हुए काम को वापस से करवाना, करे हुए काम को वापस क्रॉस वेरीफाई करवाना। डाउट तो मुझे था, उस डाउट को वेरीफाई करवाने के लिए मैंने क्या करवाई है, एक बार एक सवाल पूछा बच्चे ने, सर सप्लीमेंट्री ऑडिट करेगा कौन? वही वाला ऑडिटर, अलग से कोई दूसरा ऑडिटर होगा? ये देखो ये लिखा लास्ट में, ये था। रिपोर्ट आई, हमने चेक करी, मुझे डाउट है तो मेरे पास पावर है कि मैं क्या करवा सकता हूं, सप्लीमेंट्री ऑडिट। ऑडिट रिपोर्ट आपको देगी क्या? ये ट्रू एंड फेयर व्यू होता क्या है? सही एवं उचित, टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज। मेरे को जितना दिखाया गया उसके हिसाब से मेरी ओपिनियन ये है। रिपोर्ट बनती कैसे? टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज।
जितना डेटा जितना कंटेंट मुझे दिया गया उसके हिसाब से मैंने मेरी ओपिनियन दी। अब ऑडिट रिपोर्ट में 4 तरीके की ओपिनियन आती है जो मैंने अपन ने बात करी थी, क्वालिफाइड, अनक्वालिफाइड, एडवर्स या अकॉर्डिंगली देखना पड़ेगा कि ओपिनियन कौन सी है। अगर कोई नेगेटिव कमेंट है तो उसे नॉर्मल फॉन्ट में दिखाऊं या बोल्ड इटैलिक्स में? मतलब आप अगर देखो ये सामने पेज आपके ओपन है, ये नॉर्मल फॉन्ट है, ये बोल्ड है ये। अगर नेगेटिव कमेंट होते ना आपको इस तरीके से दिखाने हैं वहां पे। ये चीज समझ में आ गई? ये भी वही लिखा हुआ है, ब्रांच ऑडिट कंपनी ऑडिटर भी कर सकता है। इसका मतलब क्या हुआ? मेन ऑडिटर मैं था कंपनी का, 4 ब्रांचेस थी, क्या हर ब्रांच का ऑडिटर अलग हो सकता है क्या? या कंपनी ऑडिटर ही ब्रांच ऑडिट कर सकता है? ये भी पॉसिबल है। कैन बी कंडक्टेड बाय द कंपनी ऑडिटर, और अगर कोई फॉरेन ब्रांच है या तो बाय द कंपनी ऑडिटर, अकाउंटेंट, नहीं तो मेन बात क्या है, ये तो वहीं पे करवा लो, वहां का जो भी कॉम्पिटेंट पर्सन है ना उसको लगा के उससे ही करवा लो। क्रक्स ये है, ब्रांच के केस में कहानी पूरी सेम है। ब्रांच ऑडिट करेगा कौन, ये है मेन बात। आप मेन वाले से करवा लो, किसी और से करवा लो। अगर फॉरेन ब्रांच है, अगर फॉरेन ब्रांच है तो वहीं जो बंदा है आप उसी को लगा के उससे ही करवा लो। आप वापस से चेक करो, जैसे ही फॉरेन वर्ड आ गया ना आप वापस से रिलैक्स हो गए, तब वहां वालों से करवा चुके हो ना, तो यहाँ वापस करवाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ड्यूटीज, पावर, राइट, ऑब्लिगेशन सब कुछ सेम होती है ब्रांच ऑडिटर की जैसे कंपनी ऑडिटर की होती है। ये तुम्हारे सिलेबस में है नहीं इतने। आप अगर सीए करते ना तो सीए में स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग आते थे। हर टॉपिक पे स्टैंडर्ड था। जैसा फाइनल में जब आओगे ड्यू डिलिजेंस में डॉक्यूमेंटेशन और हर चीज का अलग से एक स्टैंडर्ड बना हुआ है। अब वो स्टैंडर्ड उन्होंने उठा के कहां से डाल दिए, सीए में से। तो यहाँ पे कुछ दे नहीं रखा आपके। फाइनल में आओगे थोड़ी डिटेल है, और बहुत ज्यादा डिटेल तो आप सीए करते तो मिलती है आपको। अकाउंट्स में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होते हैं, ऑडिटिंग में ऑडिटिंग स्टैंडर्ड होते हैं, ऐसे कहते हैं उसको शॉर्ट में, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। ये इंपॉर्टेंट है, और वो सेम उन्होंने वहां से चिपका दिए जो सीए में लिखे हुए। झूठ को मैं कितना ही शहद में डाल के निकाल लूं, होगा वो झूठी। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है। कुछ याद आ रहा है कितने का फ्रॉड था? तो क्या करना है? जनरली बोर्ड, नहीं तो अगर कमिटी है, सुन लो पूरी बात, सुन लो पूरी बात, सुन लो पूरी बात। फ्रॉड सामने आया, फ्रॉड सामने आया कम से कम 1 करोड़ से ऊपर का, तो उसकी पूरी रिपोर्टिंग डिटेल कहाँ पे होती है, सीजी के। बहुत ध्यान से सुनना, ये कहीं ना कहीं आगे काम आने वाला है, डीडी के पार्ट बी में फाइनल में भी पढ़ा, सेम टू सेम टॉपिक है वहां पे। अगर मान लेते फ्रॉड हुआ 1 करोड़ या उसके ऊपर का हुआ, आपको सीधे इसकी रिपोर्टिंग सीजी में करनी है। लेकिन 1 करोड़ से कम होता ना, आप इंटरनली कर लो सारा काम, क्यों इतना बड़ा फ्रॉड नहीं माना जाता 1 करोड़ से कम को। ये बाद में ऐड हुए सारे सेक्शन, उन्होंने ये बोला जब भी फ्रॉड होंगे ना सामने आएंगे। अब आपको सीधे इसकी कम्युनिकेशन कहाँ करनी, 1 करोड़ बहुत नॉमिनल अमाउंट है। आज आप स्कैम्स की बात करो, पंजाब नेशनल बैंक 15,000 करोड़ उसने किया, विजय माल्या 8-8 9-9 10-10 हजार करोड़, और ये आज भी लिमिट क्या पकड़ के बैठे, तो 1 करोड़ के ऊपर इन्होंने एम्बिट में छोटे छोटे फ्रॉड भी अब सारे ले लिए कि सीधी डिटेल कहां पहुंचाओ सीधी। अब एक तरीका था इसमें, अगर याद है नीचे देखो, किसको बताएगा पहले, बोर्ड या ऑडिट कमेटी को बताएगा नॉलेज में आने के 2 दिन में, ताकि 45 दिनों में वो अपना रिप्लाई दे इस फ्रॉड पे आपका कहना क्या है। जैसे ही उनके रिप्लाई आएंगे ये सब उठा के बोर्ड या कमेटी के कमेंट्स उठा के हमें किसको बताने पड़ेंगे, कितने दिनों में। मतलब ऐसा नहीं है सीधे ही सीजी को बता दिया, स्कैम सामने आया सबसे पहले बोर्ड या ऑडिट कमेटी को बताऊंगा, वो 45 दिनों में अपना रिप्लाई देंगे, उनके रिप्लाई रिपोर्ट सब कुछ उठा के फिर सीजी के पास जाएगा।
In case auditor fails to get any reply from the board or audit, he shall forward his report to the CG along with a note कि हमने बोला बट उन्होंने कोई जवाब भी नहीं दिया. अब पता होगा क्या, सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगा कंपनी के अगेंस्ट एक्शन क्या लेना है. बात समझ में आ रही है? टाइम लिमिट याद करता है वो, टाइम लिमिट. अगर 1 करोड़ से कम का स्कैम है तो क्या होगा? शैल रिपोर्ट द मैटर टू द ऑडिट कमिटी बोर्ड बट नॉट लेटर देन 2 वर्किंग डेज ऑफ नॉलेज. ये बता दो फ्रॉड क्या था, अप्रोक्सीमेट अमाउंट क्या इन्वॉल्व है, और मुझे क्या लग रहा है कि पार्टीज कौन इन्वॉल्व है. लेकिन ये कारनामा छोटा सा कब होगा? जब 1 करोड़ का फिगर टच होते ही बाप तक कम्युनिकेशन जा रही है. 1 करोड़ से कम है, बात नहीं, अंदर के अंदर ही हमने सेटल कर लिया. अच्छा एक बात बताओ, 1 करोड़ से कम वाले को ऑडिट रिपोर्ट में दिखाऊंगा नहीं दिखाऊंगा? बट सीजी तक कम्युनिकेट कब होगा? आई ये बात समझ में? कॉस्ट ऑडिट कौन करेगा? कौन सी कंपनीज में करेगा? प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग या मैन्युफैक्चरिंग कंपनी. इनमें बनते क्या है? कॉस्ट रिकॉर्ड बनते हैं. बेटा कॉस्ट रिकॉर्ड मतलब लेबर, ओवरहेड, वेजेस, इनसे रिलेटेड जब अलग अलग अकाउंट नहीं बनते, इन अकाउंट्स की अलग से अकाउंटिंग होती है, इनकी ऑडिट भी अलग होती है. उस ऑडिट को हमने नाम क्या दे दिया? और कॉस्ट ऑडिट करने वाला बंदा कौन? पूरी पंचायती ऑडिटर के राइट, पावर, ड्यूटी सब कुछ सेम है. सिंपली ये बता रखा है कौन सी कंपनी या क्लास ऑफ कंपनी करेगी, डिसाइड सीजी करती है. और सीजी ने डिसाइड करके कौन कौन सी कंपनीज बता दी. प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग या मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, इनको मेंटेन करने ही पड़ेंगे कॉस्ट रिकॉर्ड. अब आपके नोन में रिश्तेदारी में अगर कोई सीएमए कर रहा है, तो सीएमए जिस दिन वो बन गया, वो एलिजिबल है क्या करने के लिए? अभी जितनी फैक्ट्रीज होती है ना, फैक्ट्रीज में अकाउंट्स बनते हैं कॉस्ट रिकॉर्ड. फाइनेंशियल अकाउंट होते हैं ट्रेडिंग P&L, और कॉस्ट अकाउंट्स होते हैं लेबर, वेजेस, ओवरहेड वाले खाते. आप ये मान लो कॉस्ट अकाउंट्स का एक आधा हद तक इफेक्ट फाइनेंशियल अकाउंट्स में भी आता है. बट कॉस्ट ऑडिट क्या होती है? इन एडिशन टू फाइनेंशियल ऑडिट होती है. मतलब आप मान लो किसी कंपनी में फाइनेंशियल ऑडिट हुई, बट वो फैक्ट्री वाली भी कंपनी है, तो वहां पे कॉस्ट ऑडिट अलग से होगी. ये अलग होगी और ये अलग होगी. करने वाला कौन? एक जमाने पहले ये कहा जाता था करेगा सीएमए, अगर सीएमए अवेलेबल नहीं है तो सीए कर लेगा. आज के टाइम में मार्केट में सीएमए अवेलेबल है. आपके नॉन रिश्तेदारी में अगर कोई सीएमए देखिए अभी पास हुआ हो रिसेंटली, है किसी के? है? नहीं नहीं ऐसा. ये डन है यहां तक, यही इसमें लिखा हुआ है सेम, बाकी सेम. एक मिनट, तो इसको मैं नेक्स्ट क्लास पे करवाता हूँ, बाकी नेक्स्ट क्लास पे करते हैं. बाकी आप पढ़ सकते हो एक बार जाके, आप इसको रीड कर सकते हो, पढ़ लो एक बार जाके. दिक्कत आएगी मैं अगली क्लास में वापस ले लूंगा. चलो.